Assalamualaikum. My name is Dr. Amber Tariq and I am lecturer of DPT at Times Institute मुल्तान। और आज हम लोगों ने विजुअल फिजियोलॉजी में टॉपिक पढ़ना है कैल्शियम मेटाबॉलिज्म। तो सबसे पहले कैल्शियम मेटाबॉलिज्म को हम अगर देखते हैं तो क्या किन किन एक्टिविटीज़ में कैल्शियम का एसेंशियल रोल होता है या सिग्निफिकेंट होता है। तो बोन और टीथ फॉर्मेशन में, न्यूरोनल एक्टिविटी, स्केलेटल मसल एक्टिविटी, कार्डियक एक्टिविटी, स्मूथ मसल एक्टिविटी, सिक्रीटरी एक्टिविटी ऑफ ग्लैंड, सेल डिवीजन और ग्रोथ में आ जाता है। और कोएगुलेशन ऑफ ब्लड में नॉर्मल वैल्यू इसकी जो है हेल्दी अडल्ट्स में 1100 ग्राम ऑफ कैल्शियम आ जाता है। और ये जो है 15% ऑफ टोटल बॉडी वेट जो है कैल्शियम बना रहा होता है आपकी बॉडी का। 99% ऑफ कैल्शियम जो है ना वो प्रेजेंट होता है आपकी बोन्स में और टीथ में, और जो बाकी का रिमेनिंग 1% होता है वो आपकी प्लाज्मा में सर्कुलेट कर रहा होता है। नॉर्मल ब्लड कैल्शियम जो है वो रेंज करता है आपका 9 to 11 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। और फिर टाइप्स ऑफ कैल्शियम आ जाती हैं। कैल्शियम इन प्लाज्मा आ जाता है, उसमें कैल्शियम जो है 3 फॉर्म्स में प्रेजेंट होता है। एक होती है आयोनाइज्ड फॉर्म, सेकेंड होती है आपके पास नॉन आयोनाइज्ड, इसको डिफ्यूजिबल भी कहते हैं, डिफ्यूजिबल फॉर्म, और नॉन आयोनाइज्ड फॉर्म को नॉन डिफ्यूजिबल भी कहते हैं। और थर्ड आपके पास आ जाती है जो आपकी कैल्शियम बाउंड टू एल्ब्यूमिन। तो इसमें जो आयोनाइज या डिफ्यूजिबल कैल्शियम होता है ये आपका फ्रीली प्लाज्मा में सर्कुलेट कर रहा होता है और ये 50% ऑफ प्लाज्मा कैल्शियम जो है वो बना रहा होता है। नॉन आयोनाइज जो है वो नॉन आयनिक फॉर्म में एज कैल्शियम बाइकार्बोनेट आपको प्रेजेंट मिलता है और ये 8 to 10% ऑफ प्लाज्मा कैल्शियम बनाता है। कैल्शियम बाउंड टू एल्ब्यूमिन आ जाता है, ये 40 to 42% ऑफ प्लाज्मा सर्कुलेशन जो है वो उसमें कंट्रीब्यूट करता है। देन आपकी आ जाती हैं कैल्शियम इन बोन्स में। अगर हम उसमें रोल देखें तो कैल्शियम जो है कॉन्स्टेंटली रिमूव हो रही होती है फ्रॉम द बोन एंड डिपॉजिटेड इन अगेन इन बोन। तो बोन कैल्शियम जो है वो 2 फॉर्म्स में प्रेजेंट होता है। एक होता है रैपिडली एक्सचेंजेबल कैल्शियम या एक्सचेंजेबल कैल्शियम उसको कहते हैं, एक होता है स्लोली एक्सचेंजेबल कैल्शियम। रैपिडली एक्सचेंजेबल कैल्शियम जो होता है ना वो अवेलेबल होता है आपका स्मॉल क्वांटिटी में बोन में और हेल्प करता है टू मेंटेन प्लाज्मा कैल्शियम लेवल। स्लोली एक्सचेंजेबल या स्टेबल कैल्शियम जो होता है वो आपका लार्जर क्वांटिटी में बोन्स में प्रेजेंट होता है और हेल्प करता है आपकी बोन रीमॉडलिंग में। फिर कैल्शियम होम्योस्टेसिस जो है वो किस तरह से आपका साइकिल चल रहा होता है, कैल्शियम बैलेंस किस तरह से रेगुलेट हो रहा होता है। तो उसमें सबसे पहले आपके पास आ जाते हैं बोन। ये आ गई आपके पास बोन। बोन में आपके पास जो है 1000 ग्राम कैल्शियम प्रेजेंट होता है। उसके बाद यहाँ से जो है कैल्शियम की रीजॉर्प्शन शुरू होती है। कैल्शियम रीजॉर्प्शन शुरू होगी, उसमें ये जाएगा आपका ब्लड में, ब्लड में थोड़ी देर के लिए सर्कुलेट करेगा या स्टोर हो जाएगा। वहाँ से ये जाएगा किडनी में, किडनी से ये जो है यूरिन में एक्सक्रीट आउट हो जाएगा कैल्शियम। देन आपका आ जाता है कुछ जो है ब्लड से आपके जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है इसमें, मतलब कि स्मॉल इंटेस्टाइन में भी ब्लड से जा रहा है और ब्लड स्मॉल इंटेस्टाइन से भी ब्लड में आ रहा है वापस। तो इसमें कैल्शियम एब्जॉर्ब हो रहा है। अगर स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड की तरफ जाएगा तो कैल्शियम एब्जॉर्ब्ड इन ब्लड, और फिर वही होगा जितनी क्वांटिटी जाएगी वो किडनी में जाएगी, किडनी से यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाएगी। और इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका दूसरा कैल्शियम फ्रॉम डाइट भी कुछ प्रोपोर्शन जो है वो डाइट के थ्रू आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर हो रही होती है। और स्मॉल इंटेस्टाइन से कैल्शियम जो है वो लॉस होता है थ्रू फीसिस। देन आपके पास इसमें आ जाता है कैल्शियम डिपोजिशन जो है, ब्लड से भी कैल्शियम बोन में सर्कुलेट करके जाएगा और डिपॉजिट हो रहा होता है। उसके बाद आपके पास आ जाता है, तो इसमें यहाँ पे जो है ये स्टोरेज का काम कर रहा है बोन। ये आपके पास जो डाइट वाला आ जाता है ये इनटेक में आ जाएगा, और थर्ड आपका ये जो है यूरिन और फीसिस वाला ये आपका एक्सक्रीशन में आ जाता है।
देन आपके पास सोर्स ऑफ कैल्शियम आ जाती है, डाइटरी सोर्स हो सकती है, उसमें डिफरेंट फूड स्टफ्स में जो है कैल्शियम अवेलेबल होता है। परसेंटेज ऑफ कैल्शियम इन डिफरेंट फूड सब्सटेंसेस, होल मिल्क में 10%, लो फैट मिल्क में 18%, चीज़ में 27%, डेयरी प्रोडक्ट्स में 17%, वेजिटेबल्स में 7%, सब्सटेंसेज मीट, एग, ग्रेन्स, शुगर, कॉफ़ी, टी, चॉकलेट में 21% हो सकता है। उसके बाद आपके पास फ्रॉम बोन्स आ जाता है। बिसाइड्स डाइटरी कैल्शियम जो है, ब्लड जो है वो कैल्शियम अपने अंदर स्टोर करता है फ्रॉम बोन बाय रीजॉर्प्शन प्रोसेस। उसके बाद डेली रिक्वायरमेंट्स ऑफ कैल्शियम आ जाती हैं। एज वाइज क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं बॉडी की। 1 to 3 ईयर्स में 500 मिलीग्राम कैल्शियम जो है वो रिक्वायरमेंट होती है बॉडी की। 4 to 8 ईयर्स में 800 मिलीग्राम, 9 to 18 ईयर्स में 1300 मिलीग्राम, 19 to 50 ईयर्स में 1000 मिलीग्राम, 51 ईयर्स और अबव में 1200 मिलीग्राम और प्रेग्नेंट लेडीज़ और लैक्टेटिंग मदर्स में 1300 मिलीग्राम। फिर आ जाती है एब्जॉर्प्शन और एक्सक्रीशन ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम जो है डाइटरी सोर्सेज से एब्जॉर्ब होता है फ्रॉम बाय इनटू द जीआईटी and into the blood and distributed to various parts of the body. Depending upon the blood level, the calcium is either deposited in the bone or removed from the bone, जिसको आप resorption कहते हैं। कैल्शियम इज एक्सक्रीटेड फ्रॉम द बॉडी थ्रू यूरिन एंड फीसेस, वही जो भी हमने ये सारा प्रोसेस देखा। एब्जॉर्प्शन जीआईटी से कैसे हो रही होती है? कैल्शियम इज रीएब्जॉर्ब फ्रॉम डुओडेनम यानी स्मॉल इंटेस्टाइन बाय कैरियर मीडिएटेड एक्टिव ट्रांसपोर्ट, यानी किसी कैरियर के साथ बाइंड करके ये ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है। और एंड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन बाय फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन मतलब कि पैसेज ऑफ any substance from one membrane to another या from one cell to another through diffusion process। विटामिन डी जो है वो असेंशियल होता है फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम जीआईटी। फिर इसकी एक्सक्रीशन आ जाती है वाइल पासिंग थ्रू द किडनीज। लार्ज क्वांटिटी ऑफ कैल्शियम इज फिल्टर्ड इन द ग्लोमेरुलस और फ्रॉम द फिल्ट्रेट जो है 98 to 99% कैल्शियम जो है वो रीएब्जॉर्ब हो जाता है फ्रॉम रीनल ट्यूबोल्स इनटू द ब्लड। और स्मॉल क्वांटिटी ऑफ यूरिन जो आगे कैल्शियम होती है वो एक्सक्रीट हो जाती है थ्रू यूरिन। मोस्ट ऑफ द फिल्टर्ड कैल्शियम इज रीएब्जॉर्ब्ड इन द डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूबोल ऑफ किडनी एंड प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ कलेक्टिंग डक्ट ऑफ किडनी। डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूबोल में आपका पैराथॉर्मोन प्रेजेंट होता है जो इंक्रीज़ करता है आपकी कैल्शियम की रीएब्जॉर्प्शन को। कलेक्टिंग डक्ट में विटामिन डी जो है वो आपकी इंक्रीज़ करता है रीएब्जॉर्प्शन एंड कैल्सिटोनिन जो है वो डिक्रीज़ करता है आपकी कैल्शियम की रीएब्जॉर्प्शन को। और 1000 मिलीग्राम जो है कैल्शियम एक्सक्रीटेड डेली होता है और आउट ऑफ दिस 900 जो है वो फीसिस के थ्रू और 100 जो है वो यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो रहा था। फिर रेगुलेशन ऑफ ब्लड कैल्शियम लेवल आ जाता है। उसमें ब्लड कैल्शियम लेवल जो है वो रेगुलेट होता है 3 फैक्टर से। सबसे पहले आपका आ जाता है पैराथॉर्मोन, सेकंड आ जाता है 125 डाईहाइड्रोक्सीकोलीकैल्सीफेरॉल और थर्ड आ जाता है कैल्सीटोनिन। फर्स्ट इज पैराथॉर्मोन, सेकंड इज 125 डाईहाइड्रोक्सी कोलीकैल्सीफेरॉल, थर्ड इज कैल्सीटोनिन। उसके बाद आपके पास आ जाता है कि अगर किस किस तरह से जो है आपकी ब्लड में कैल्शियम की रेगुलेशन हो रही होती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे डिक्रीज ब्लड कैल्शियम लेवल को इंक्रीज़ कैसे करना होता है या इंक्रीज़ वो कैसे होता है बॉडी में। तो इसमें ये होता है अगर डिक्रीज़ हो जाए ब्लड में कैल्शियम का लेवल तो उसमें पैराथायरॉयड हार्मोन जो है वो आपका एक्टिवेट हो जाएगा। पैराथायरॉयड ग्लैंड जो आपका स्टिमुलेट करेगा मोर रिलीज ऑफ पैराथॉर्मोन। और फिर वो पैराथॉर्मोन जो है वो बोन पे एक्ट करेगा। बोन पे जब एक्ट होगा तो वहाँ पे रीजॉर्प्शन कैल्शियम की स्टार्ट होगी। रीजॉर्प्शन जब कैल्शियम की स्टार्ट हो जाएगी तो अल्टीमेटली रिस्टोर हो जाएगा नॉर्मल ब्लड कैल्शियम लेवल। और दूसरा इसमें आ जाता है कि किडनीज़ पे जाके एक्ट करेगा। किडनीज़ में जो है वो स्टिमुलेट हो जाएगा आपका 125 डाईहाइड्रोक्सी कोलीकैल्सीफेरॉल और वो क्या करेगा, वो आपका इंटेस्टाइन में जाएगा। इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होगी कैल्शियम की, स्मॉल इंटेस्टाइन या फिर आप कह लें एब्जॉर्प्शन होगी कैल्शियम की और रिस्टोर हो जाएगा ब्लड कैल्शियम लेवल टूवर्ड्स नॉर्मल। ये आपका हो गया डिक्रीज्ड केस में किस तरह होता है। इंक्रीज केस में ये होगा कि आपका ब्लड कैल्शियम लेवल इंक्रीज़ हुआ, उसमें थायराइड जो है वो यहाँ पे पैराथायरॉयड की बजाय
इसको आप इंक्रीज कर लें। इसमें आप पैराथायरॉयड की बजाय थायरॉयड कर लेंगे, थायरॉयड एक्टिवेट हो जाएगा, वो रिलीज़ करेगा आपके कैल्सीटोनिन। कैल्सीटोनिन रिलीज़ होगा, उसके बाद आपका आ जाएगा बोन में जाएगा, बोन में जो है डिपोजिशन होना शुरू हो जाएगी कैल्शियम की, और वहाँ से जो है नॉर्मल की तरफ ब्लड कैल्शियम लेवल जो है वो रिस्टोर होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद आपका आ जाता है पैराथॉर्मोन। पैराथॉर्मोन जो है वो बेसिकली एक प्रोटीन हार्मोन है जो सिक्रीट हो रहा था बाय पैराथायरॉयड ग्लैंड। इसका मेन फंक्शन होता है टू इंक्रीज द ब्लड कैल्शियम लेवल बाय मोबिलाइजिंग कैल्शियम फ्रॉम बोन। 125 डाईहाइड्रोक्सीकोलीकैल्सिफेरोल जो है वो कैल्सीट्रायोल है, एक स्टीरॉयड हार्मोन है जो सिंथेसाइज होता है इन किडनी। ये एक्टिवेटेड फॉर्म होती है विटामिन डी की। इसका मेन एक्शन या फंक्शन ये होता है कि ये इंक्रीज़ करता है ब्लड कैल्शियम लेवल बाय इंक्रीजिंग कैल्शियम एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन। थर्ड वन इज़ कैल्सीटोनिन। कैल्सीटोनिन जो है वो पैराफॉलिकुलर सेल्स या थायरॉयड ग्लैंड से रिलीज़ होते हैं और ये कैल्शियम लोअरिंग हार्मोन होता है। ये रिड्यूस करता है ब्लड कैल्शियम लेवल मेनली बाय डिक्रीजिंग बोन रिजॉर्प्शन। फिर इफेक्ट्स ऑफ अदर हार्मोन्स आ जाते हैं। इन एडिशन जो है अबव मेंशन्ड 3 हार्मोन्स के अलावा ग्रोथ हार्मोन और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो हैं वो आपका इन्फ्लुएंस करते हैं कैल्शियम लेवल। सबसे पहले उसमें ग्रोथ हार्मोन की बात कर लेते हैं। तो ग्रोथ हार्मोन आपका इंक्रीज़ करता है ब्लड कैल्शियम लेवल बाय इंक्रीजिंग इंटेस्टाइनल कैल्शियम एब्जॉर्प्शन, और इट इज़ ऑल्सो सजेस्टेड दैट इंक्रीजेज द यूरिनरी एक्सक्रीशन ऑफ कैल्शियम। और ये एक्शन जो है वो ट्रांजिएंट यानी टेम्परेरी होता है। सेकेंड इज ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ये डिक्रीज करता है ब्लड कैल्शियम बाय इनहिबिटिंग इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन एंड इंक्रीजिंग द रीनल एक्सक्रीशन ऑफ कैल्शियम। फिर उसके बाद आपके पास आ जाता है कि कौन कौन जो हैं वो इंक्रीज़ करें या डिक्रीज़ करते हैं। तो उसमें आपके पास इंक्रीजिंग फैक्टर्स में आ जाते हैं पैराथॉर्मोन फ्रॉम पैराथायरॉयड ग्लैंड, कैल्सीट्रायोल फ्रॉम किडनीज, ग्रोथ हार्मोन फ्रॉम इंटीरियर पिट्यूटरी। ये आपके इंक्रीज़ कर होते हैं ब्लड कैल्शियम लेवल को, और डिक्रीज़ किससे होते हैं कैल्सीटोनिन फ्रॉम थायरॉयड ग्लैंड और कॉर्टिसोल फ्रॉम एड्रीनल कॉर्टेक्स। फिर आ जाता है आपके पास, ये हो गया आपका कैल्शियम मेटाबॉलिज्म। उसके बाद आपका आ जाता है पैराथायरॉयड थायरॉयड ग्लैंड के फंक्शंस। फंक्शंस इसमें ये आ जाता है कि एक तो बेसल मेटाबॉलिक रेट आपका इंक्रीज़ करता है, स्टिमुलेट करता है ग्रोथ इन चिल्ड्रन। उसके अलावा आपके एक्शंस ऑन बेसल मेटाबॉलिक रेट, बॉडी टेम्परेचर, ग्रोथ, बॉडी वेट, ब्लड, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेशन, जीआईटी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, स्केलेटल मसल, ये सारे हम लोगों ने लास्ट टाइम पढ़े थे। अब पैराथायरॉयड ग्लैंड के जो हैं हम लोग फंक्शंस देख लेते हैं कि पैराथायरॉयड ग्लैंड के क्या फंक्शंस होते हैं। पैराथायरॉयड ग्लैंड जो है वो ह्यूमन बींग्स में आपके पास 4 यानी पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं, और 4 पैराथायरॉयड ग्लैंड्स होते हैं। ये सिचुएटेड होते हैं या लोकेटेड होते हैं ऑन द पोस्टीरियर सर्फेस ऑफ अपर एंड लोअर पोल्स ऑफ थायरॉयड ग्लैंड, और ये स्मॉलर इन साइज होता है, 6 मिलीमीटर लॉन्ग, 3 मिलीमीटर वाइड और 2 मिलीमीटर थिक विद डार्क ब्राउन कलर। उसके बाद इसमें आ जाता है हिस्टोलॉजी। इसमें 2 तरह के सेल्स मिलते हैं जिसमें चीफ सेल्स और ऑक्सीफिल सेल्स आ जाते हैं। चीफ सेल्स जो हैं वो आपके पैराथॉर्मोन से क्रिएट करते हैं, और ऑक्सीफिल सेल्स जो हैं उनका फंक्शन जो है वो अननोन होता है, और ये डीजेनरेटेड चीफ सेल्स होते हैं। उसके बाद आपके पास पैराथॉर्मोन आ जाता है। ये सिक्रीट होता है बाय पैराथायरॉयड ग्लैंड और एसेंशियल होता है फॉर मेंटेनेंस ऑफ ब्लड कैल्शियम लेवल विद इन अ वेरी नैरो क्रिटिकल लेवल। उसके बाद कैल्शियम इज़ वेरी एसेंशियल फॉर मैनी एक्टिविटीज़ इन द बॉडी सच एज बोन एंड टीथ फॉर्मेशन, न्यूरोनल एक्टिविटी, स्केलेटल मसल एक्टिविटी, कार्डियक एक्टिविटी, स्मूथ मसल एक्टिविटी, सिक्रीटरी एक्टिविटी ऑफ द ग्लैंड, सेल डिवीजन एंड ग्रोथ, कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। सोर्स ऑफ सिक्रीशन जो है वो चीफ सेल्स ऑफ पैराथायरॉयड ग्लैंड से ये सिक्रीट हो रहे होते हैं। केमिस्ट्री इसकी 84 अमीनो एसिड्स इसमें होते हैं, प्रोटीन इन नेचर है, और मॉलिक्यूलर वेट इसका 9500 होता है। हाफ लाइफ इसकी 10 मिनट्स है। सिंथेसिस जो है ये प्रिकर्सर सेल्स से बनते हैं, और उन प्रिकर्सर सेल्स को आप कहते हैं प्री प्रो पैराथायरॉयड हार्मोन। देन प्री प्रो पीटीएच जो है वो एंटर होता है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ चीफ सेल्स में, और पैराथायरॉयड ग्लैंड में एंटर हो जाएगा। वहाँ जो है ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू अ प्रो हार्मोन जिसको प्रो पीटीएच कहते हैं, यानी प्री प्रो पीटीएच से प्रो पीटीएच में कन्वर्ट हो जाता है। और प्रो पीटीएच जो है वो गोल्जी अपरेटस में एंटर होगा जहाँ वो पैराथायरॉयड हार्मोन में अल्टीमेटली कन्वर्ट हो रहा होता है। मेटाबॉलिज्म इसका 60 to 70% जो है ये कफर सेल्स ऑफ लिवर से डिग्रेड हो रहा होता है बाय मीन्स ऑफ प्रोटियोलाइसिस। प्रोटियोलाइसिस मतलब प्रोटीन, लाइसिस मतलब ब्रेकडाउन या डिग्रेडेशन। डिग्रेडेशन ऑफ अबाउट 20 to 30% जो है वो किडनीज़ में होती है, और लेसर एक्सटेंड में अदर ऑर्गन्स में। एक्शंस आ जाते हैं इसके, ये मेंटेन करता है ब्लड कैल्शियम लेवल बाय डिजॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम बोन्स, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम द रीनल ट्यूब्यूल्स किडनी, एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम द जीआईटी।
बोन्स में आपके पास पैराथॉर्मोन जो है वो इन्हेंस करता है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम द बोन्स बाय एक्टिंग ऑन ऑस्टियोब्लास्ट एंड ऑस्टियोक्लास्ट ऑफ द बोन। ऑस्टियोब्लास्ट बोन फॉर्मिंग सेल्स होते हैं और ऑस्टियोक्लास्ट आपके बोन डैमेजिंग सेल्स होते हैं। रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम बोन्स अकर्स इन 2 फेजेस, रैपिड फेज होता है, स्लो फेज होता है। रैपिड फेज ये होता है कि अकर विद इन मिनट्स आफ्टर द रिलीज ऑफ पीटीएच फ्रॉम पैराथायरॉयड ग्लैंड्स, और इमीडिएटली आफ्टर रीचिंग द बोन्स ये पैराथायरॉयड हार्मोन जो है वो अटैच हो जाता है रिसेप्टर्स ऑन द सेल मेम्ब्रेन के साथ, ऑस्टियोब्लास्ट के साथ और ऑस्टियोसाइट्स के साथ, और एक हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाता है जो परमिबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन्स को इंक्रीज़ करेगा और एक्सेलरेट करेगा आपके कैल्शियम पंप मैकेनिज्म को। स्लो फेज जो है वो ड्यू टू एक्टिवेशन ऑफ ऑस्टियोक्लास्ट होता है, उसमें ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोसाइट्स एक्टिवेट होते हैं, इसमें ऑस्टियोक्लास्ट। ऑन किडनी जो है ये किस तरह करता है, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम कराता है रीनल ट्यूबोल से अलॉन्ग विद मैग्नीशियम आइंस एंड हाइड्रोजन आइंस। जीआईटी में ये क्या करवाता है, इंक्रीज़ करता है फॉर्मेशन ऑफ 125 डाईहाइड्रोक्सीकोलीकैल्सिफेरॉल, और वाइटामिन जो है ये इंक्रीज़ करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम जीआईटी। फिर एक्टिवेशन ऑफ विटामिन डी करवाता है ये। एक्टिवेशन ऑफ विटामिन D3 जो है वो 3 स्टेप्स में होती है, 2 स्टेप्स में होती है। उसमें फर्स्ट स्टेप में आ जाता है आपके पास कोलीकैल्सिफेरॉल जिसको विटामिन D3 भी कहते हैं। ये कन्वर्ट होता है आपका 25 हाइड्रोक्सी कोलीकैल्सिफेरॉल में इन द लिवर। उसके बाद ये प्रोसेस जो है वो टेम्प्रेरी होता है और इनहिबिट हो जाता है बाय 25 हाइड्रोक्सी कोलीकैल्सिफेरॉल बाय अ फीडबैक मैकेनिज्म। सेकेंड स्टेप जो है उसमें 25 हाइड्रोक्सी कोलीकैल्सिफेरॉल कन्वर्ट हो जाता है 125 डाईहाइड्रोक्सी कोलीकैल्सिफेरॉल में, जिसको कैल्सीट्रायोल भी कहते हैं, और ये किडनी में मैकेनिज्म हो रहा होता है। ये एक्टिव फॉर्म होती है विटामिन D3 की, और ये आपकी प्रेजेंस पैराथायरॉयड हार्मोन की वजह से हो रही होती है। उसके बाद रोल ऑफ कैल्शियम आयन होता है इन रेगुलेटिंग 125 डाईहाइड्रोक्सी कोलीकैल्सिफेरॉल। एक्शंस ऑफ 1 डाईहाइड्रोक्सी कोलीकैल्सिफेरॉल ये इंक्रीज़ करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम द इंटेस्टाइन। उसके बाद रेगुलेशन ऑफ पैराथॉर्मोन सिक्रीशन आ जाती है। ब्लड लेवल जो है वो इसका मेंटेन करना एक मेन इंपॉर्टेंट रेगुलेटिंग फैक्टर होता है। ब्लड फॉस्फेट लेवल जो है वो भी इससे रेगुलेट हो रहा होता है। ब्लड लेवल ऑफ कैल्शियम रेगुलेट होता है बाय एक्सेस क्वांटिटीज़ ऑफ कैल्शियम इन द डाइट, इंक्रीज विटामिन डी इन द डाइट, और इंक्रीज रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम द बोन्स। उसके बाद आपके पास ब्लड लेवल ऑफ फॉस्फेट आ जाता है। पीटीएच जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द ब्लड फॉस्फेट लेवल, मतलब कि अगर पीटीएच का लेवल कम होगा तो आपका फॉस्फेट लेवल भी बॉडी में कम होगा ब्लड में। अगर पीटीएच का लेवल ज़्यादा हो रहा है तो उसमें भी फॉस्फेट का लेवल आपका ज़्यादा होगा। तो ये हमारा टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।